हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, जो कि 23 में जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था वो क्वेश्चन पेपर है। आपका जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये सेमेस्टर टू सेमेस्टर, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है। कहीं पर ये 4th सेमेस्टर में है, कहीं पर 6 में है, कहीं पर 5th में है। तो आप टॉपिक के हिसाब से पढ़िएगा, सेमेस्टर आपका डिफर कर सकता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन बॉडी में सबसे प्रमुख जो संगठक है वो क्या है? वाटर है, प्रोटीन है, फैट्स है या कार्बोहाइड्रेट है? तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में वो क्या है? वाटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पानी सबसे प्रचुर मात्रा में ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर। पर्सन को जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो किस चीज़ के लिए होती है? जो पोषक तत्व तो हम लोग लेते हैं उनकी आवश्यकता क्या क्यों है? मेंटेनेंस के लिए, प्रोडक्शन के लिए, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस? तो काफ़ी लोग को हो सकता है सिर्फ मेंटेनेंस पे लगा के आ जाए, बट नहीं। प्रोडक्शन में क्या है? आप कुछ न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो आपके अंदर कुछ जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। तो प्रोडक्शन एज वेल एज मेंटेनेंस बोथ। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। प्रोडक्शन एज वेल एज मेंटेनेंस दोनों की आवश्यकता पड़ती है, जीवन निर्वाह एज वेल एज उत्पादन। देन क्वेश्चन नंबर 3, ड्राई मैटर ऑफ एनी फूड इज कंपोज्ड ऑफ। किसी भी फूड का जो ड्राई मैटर होता है उसमें किन किन चीज़ों को का पाया जाता है? किसी खाद्य का शुष्क पदार्थ बना होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? ऑर्गेनिक मैटर से, इनऑर्गेनिक मैटर से, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस? तो जो फूड मैटर होता है उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक भी पाए जाते हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक हमारे दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही। मीन्स बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी क्या हो जाएंगे? सही। Then question number 4, the most widely used method for determining the viable cell CFU in the food product। सबसे जो ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कौन सा मेथड, जो कि विएबल मतलब होता है जीवित, जो जीवित सेल है, कोशिकाओं हो, उनको पहचाना जाता है, उनका पता किया जाता है। कौन सा मेथड है जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है? DMC, MPN, SPC या नॉन ऑफ दीज? तो कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? SPC। ऑप्शन नंबर सी, SPC। फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। ठीक है, ये आपका इसका फुल फॉर्म है, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। SPC मेथड इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर डिटरमाइनिंग द विएबल सेल इन फूड प्रोडक्ट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोलिसिस ऑफ बटर फैट ड्यू टू एक्शन ऑफ बैक्टीरिया लाइपेज इज नोन एज। जीवाणुओं के उत्पन्न लाइपेज द्वारा वसा का जल गठन जाना जाता है, किस नाम से? सरफेस टेंट, रोपिनेस, रेंसिडिटी या पुडिटी? ठीक है, पुटरिडिटी। तो ऑप्शन नंबर सी, रेंसिडिटी क्या हो जाएगा? करेक्ट, रेंसिडिटी। रोपिनेस में क्या होता है? आपको जैसे रस्सी टाइप चीज धागे नुमा बनने लगता है, तो वो रेंसिडिटी होता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द साइलेंट न्यूट्रिएंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से कौन जो साइलेंट न्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है या वाटर है? तो आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, इन समय तो न्यूट्रिएंट्स होते ही होते हैं, तो ये भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स में प्रोवाइड करते हैं। बट बात करते हैं वाटर इज नोन एज साइलेंट न्यूट्रिएंट्स। हम लोग पीते हैं इतना पानी, बट ये नहीं पता चलता कि न्यूट्रिएंट्स मिले, बट हाँ, वाटर से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें वाटर में पाया जाता है। तो वाटर इज कॉल्ड एज साइलेंट न्यूट्रिएंट। ठीक है, इनमें से कौन? एक मौन पोषक तत्व कहलाता है। हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश में, दोनों में। ठीक है, कौन सा है जो कि मौन पोषक तत्व कहलाता है? पानी। क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट रहता है कि सर हिंदी में सॉल्व कराइए, तो जिसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल मेरे को फील होता है मैं उसी में कराता हूँ। हिंदी में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। अनकंफर्टेबल का मतलब थोड़ा सा जबान लड़खड़ा जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 7, द पेरिशेबल फूड शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर। जो पेरिशेबल फूड्स होते हैं वो किस टेम्परेचर पर स्टोर किए जाते हैं? पेरिशेबल का मतलब होता है जो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उन्हें पेरिशेबल होते हैं। तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 10 to 15 डिग्री, 5 to 10 या 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? पेरिशेबल फूड शुड बी स्टोर्ड एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं उनको स्टोर किया जाए। सबका दूध हो गया, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या हैं? पेरिशेबल चीज़ें हैं, तो ये जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इनको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है, ताकि जो उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो एक्टिविटी है उसको आप
थोड़े समय के लिए प्रिवेंट कर सके उनकी एक्टिविटी, जिससे कि उनकी जो सेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो सके। देन क्वेश्चन नंबर 8, द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो वेल बिलो 20 डिग्री सेल्सियस एंड हैव देयर ऑप्टिमम बिटवीन 20 एंड 30 इज रिफर्ड एज। कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रो तो करते हैं 20 के नीचे टेम्परेचर होता है, बट उनका जो लाइफ साइकिल एक तरीके का पूरा होता है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। कौन से होते हैं? साइक्रोफाइल्स, मेसोफाइल्स, थर्मोफाइल्स। देखो टेम्परेचर, थर्मोफाइल्स मतलब टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। मेसोफाइल्स, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मेसोफाइल्स होते हैं जो कि अब 22 कहीं कहीं पर 35, 40, 30 ये चीज़ें दिए रहती है। तो बेस्ट 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं वो होते हैं मेसोफाइल्स। इन क्वेश्चन नंबर 9, द एनर्जी रिक्वायरमेंट इन प्रोपोर्शन टू बॉडी वेट ऑफ अ पर्सन इज इक्विवेलेंट टू। एनर्जी रिक्वायरमेंट किसी पर्सन के बॉडी वेट किसके इक्विवेलेंट होती है? मेंटेनेंस एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है, प्रोडक्शन एनर्जी के, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो मेंटेनेंस एनर्जी एज वेल एज प्रोडक्शन एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो किसके प्रोपोर्शन होती है? बॉडी वेट के। मेंटेनेंस एज वेल एज प्रोडक्शन एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, अगर कहीं पर ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट रहते हैं, ये रियल नहीं है, 100% ट्रू नहीं है, बट 70 to 80% केसों में क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमने देखा होगा जहाँ पर ए और बी ऑप्शन दोनों होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर चांसेस है कि बोथ ए एंड बी ऑप्शन आपका सही होगा, जहाँ पर बोथ ए या बी पूछा जाता है। बट कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है 10-20% की नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द केस में होता है ए और बी बोथ। Then question number 10, the crude protein of a food stuff is estimated by its nitrogen multiplying by a factor। जो क्रूड प्रोटीनों को एस्टिमेट कैसे करते हैं? जो नाइट्रोजन मल्टीप्लाइंग फैक्टर है क्या है? 4.25, 5.25, 6.25 या 7.25। रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। 6.25, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो बिटवीन गेन इन वेट प्रोड्यूस्ड पर kg ऑफ फूड कंज्यूम्ड इज कॉल्ड। जो रेशियो होता है गेन इन वेट बाय पर kg फूड कंज्यूम्ड, उसे क्या बोलते हैं? फूड कन्वर्जन एफिशिएंसी, कन्वर्जन रेशियो, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। इसे बोलेंगे फूड कन्वर्जन रेशियो या इफिशिएंसी, दोनों हमारा क्या है? करेक्ट, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चाहे इफिशिएंसी बोलिए, फूड कन्वर्जन एफिशिएंसी या फूड कन्वर्जन रेशियो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 12, डिग्रेडेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज नोन एज। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में चेंज होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी अलग सब्जेक्ट हो जो कि एग्रीकल्चर से रिलेट रखता हो, तो आप हमसे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप बना हुआ है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के नाम से, और हमारा जो पेड पीडीएफ है उसको आप परचेज कर सकते हैं। पेड पीडीएफ जो चलते हैं, इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7905601596। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें सेंड कर सकते हैं अपना मैसेज कि किस चीज़ का आपको, जिस चीज़ की भी आपको रिक्वायरमेंट हो। पीडीएफ आपकी पेड रहेगी, कॉस्ट एकदम इफेक्टिव रहेगी। अगर आप इंडिविजुअल पीडीएफ भी परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और हमारा जैसे कोर्स वाइज रहता है कि अभी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे भी आपका उड़ीसा में चल रहा है AHO का, उससे पहले हमने AAO का कवर किया था, बिहार का भी जो आया था वहाँ पर हमने कवर किया था, तो काफ़ी बच्चों ने पीडीएफ परचेज किए, तो क्वेश्चन भी वहाँ से आए थे, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन लिए गए, या तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन है वही हमने और भी बुक से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं। और उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हितेश जी, या तो आप टेलीग्राम पे, या 7905601596 जो कि व्हाट्सएप नंबर है उस पर। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से कौन है जो कि रिड्यूसिंग शुगर है? ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल डाइसैकेराइड्स, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल मोनोसैकेराइड्स हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ये भी करेक्ट है।
डाइसैकेराइड्स भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं बट नॉट ऑल, ठीक है। ऑल डाइसैकेराइड्स आर नॉट रिड्यूसिंग शुगर, कौन सा नहीं होता एक्सेप्ट सुक्रोज, ठीक है। इसलिए जब पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स ऑल आर रिड्यूसिंग, इन डाइसैकेराइड्स बोथ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, एंड पॉलीसैकेराइड्स ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने आगे क्या बोला था कि ए बी ऑप्शन अक्सर हमेशा सही होते हैं, बट हमेशा पता 80 to 90%, बट यहाँ पर क्या है, ओनली ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। अगर यहाँ पर ऑल डाइसैकेराइड्स में ऑल नहीं लिखा होता तब आपका बोथ एंड भी आप लगा सकते थे, बट क्योंकि जो सुक्रोज है वो हमारा नॉन रिड्यूसिंग होता है तो ऑल तो बिल्कुल नहीं हो सकता डाइसैकेराइड्स, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, द डाइजेस्टिबल एनर्जी डी इज इक्विवेलेंट टू, जो डाइजेस्टिबल एनर्जी होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, ग्रॉस एनर्जी माइनस फिशियल एनर्जी लॉस, ग्रॉस एनर्जी माइनस मेटाबॉलिक एनर्जी लॉस, ग्रॉस एनर्जी में नेट एनर्जी लॉस, या नॉन ऑफ दिस। तो डाइजेस्टिबल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रॉस एनर्जी माइनस फिशियल एनर्जी लॉस, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, नेट एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू, जो नेट एनर्जी होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी माइनस यूरिन एनर्जी लॉस, या माइनस गैसेस एनर्जी लॉस, और बॉडी हीट इंक्रीमेंट लॉस। तो मेटाबॉलिक एनर्जी में से जितनी भी एनर्जी आप सब माइनस कर दिए, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, आपकी नेट एनर्जी होगी। कुछ एनर्जी आपकी यूरिनेशन में चली जाएगी, ठीक है, कुछ गैसियस लॉस में जाती है, बॉडी से इवोपरेट हो रही है एनर्जी, जैसे वाटर एनर्जी देता है, वाटर का इवोपरेशन, तो एनर्जी भी आपकी लॉस होगी, बॉडी हीट के फॉर्म में जाती है, तो ये सभी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, इससे वो लॉस होती है एनर्जी। देन क्वेश्चन नंबर 16, ज़ेल्डाल मेथड इज यूज्ड फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ, जो ज़ेल्डाल मेथड है वो किसके फर्मेंटेशन के लिए, एस्टिमेशन के लिए यूज होता है, फर्मेंटेशन एस्टिमेशन, क्रूड प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, ठीक है। मेनली कहते हैं कि नाइट्रोजन के लिए वो यूज होता है, प्रोटीन, नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। क्रूड प्रोटीन मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन आपका। देन क्वेश्चन नंबर 17, द बायोलॉजिकल वैल्यू BV ऑफ अ प्रोटीन इज द पोर्शन ऑफ नाइट्रोजन अब्सॉर्ब एंड रिटेन बाय द एनिमल फॉर, किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, या ऑल ऑफ दिस के लिए, ठीक है। तो बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन क्या होता है, वो पोर्शन जो कि एब्जॉर्ब्ड एंड रिटेन बाय एनिमल फॉर, किसके लिए, मेंटेनेंस, ग्रोथ एज वेल एज प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। एनर्जी मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए होती है, ग्रोथ के लिए भी चाहिए होती है, और प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आपका कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हो गए, ठीक है, एनर्जी की वो सब क्या है, उनके लिए हमें भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देन क्वेश्चन नंबर 18, द फूड अलाउंस फॉर अ पर्सन फॉर 1 day दैट मीट्स हिज रिक्वायरमेंट, ठीक है, प्रतिदिन आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उस आहार को, भोजन को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड राशन, आइडियल राशन, कंट्रोल्ड, या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट और बैलेंस्ड राशन। Then question number 19, the temperature range of 10 to 15 degree Celsius is known as refrigeration temperature, chilling temperature, frozen, या none of these, ठीक है। तो अब देखिए जहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो चिलिंग में जो आपका टेम्परेचर होता है वो आपका 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, फ्रोजन में तो आपका है 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे होगा, या 0 डिग्री सेल्सियस वो फ्रोजन आपका टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी हाँ, लेस देन 0। देन आ गया रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर। तो देखिए रेफ्रिजरेशन के अंदर मतलब एक होता है ना आपका अपर पोर्शन, यहाँ पर बर्फ़ आपकी जमती है और नीचे वाला पोर्शन, तो ऊपर में तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, उससे नीचे भी जा सकता है, चला जाता है, ठीक है। बट अगर बात करें रेफ्रिजरेशन के अंदर तो वहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम रहता है, 8 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। 10-12 भी हो सकता है, बट ऊंचाई 10 से 15 का जो रेंज है उसको क्या बोलते हैं, तो नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। 20 क्वेश्चन नंबर, न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ फूड डिपेंड्स अपॉन इट्स, जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है किसी फूड की किस पर डिपेंड करती है, उसकी कंपोजिशन पर, डाइजेस्टिबिलिटी पर, डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट, या ऑल ऑफ दिस। तो उसकी जो किसी भी फूड की जो न्यूट्रिशन होती है वो किस पर डिपेंड करती है, कंपोजिशन पर डिपेंड करती है, डाइजेस्टिबिलिटी पर, एज वेल एज डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट्स। सो ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव एट पॉस्चराइजेशन टेम्परेचर दे मे बी,
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पॉस्चराइजेशन टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं वो होते हैं थर्मोड्यूरिक होते हैं, थर्मोफिलिक होते हैं, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। देखिए जहाँ पर आ गया थर्मो का मतलब होता है आपका टेम्परेचर से, हीट से रिलेटेड है, तो ये सभी क्या है सर्वाइव कर जाए, थर्मोफिलिक एज वेल एज थर्मोड्यूरिक। ये आपके 40 या 20 से आपके 85 डिग्री सेल्सियस थर्मोफिलिक कर जाते हैं, ये आपके 65 डिग्री सेल्सियस तक कर जाते हैं, तो पॉस्चराइजेशन टेम्परेचर ये क्या है सर्वाइव कर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड है। जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, मैसूर में या कोलकाता में। सो इट इज लोकेटेड इन सिटी मैसूर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रीवियस वीडियो इसी टॉपिक पर वो भी आप लोग देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग जो प्लेलिस्ट है उसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा। टॉपिक आपका यही रहने वाला है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन के नाम से आपकी प्लेलिस्ट रहेगी, उसको आप लोग देखिएगा। तो जो हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए हैं वहाँ पर, वो आपको मिल जाएंगे, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार वीडियो जरूर। क्योंकि देखिए अगर आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे तो आपके एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूँ जो आपका एग्जाम है, अगर ये सेमेस्टर एग्जाम की बात करें तो 50% क्वेश्चन आपके सेम टू सेम वही क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज डिफर करता है, बाकी क्वेश्चन वही होते हैं। और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें वो तो बिल्कुल देखिए कभी यहीं से आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस दैट किल्स ऑल विएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ फूड इज नोन एज। ठीक है, जो ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा जितने भी विएबल एज वेल नॉन विएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी किल हो जाते हैं फूड स्टफ में, जिसे आपका मिल्क में करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉस्चराइजेशन बोलते हैं, स्टरलाइजेशन बोलते हैं, थर्मलाइजेशन होते हैं या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, पॉस्चराइजेशन मेनली हम 70 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं। ठीक है, स्टरलाइजेशन का मतलब 100 के अबव। ऑप्शन नंबर बी, इसमें आपके विएबल एज वेल नॉन विएबल जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो कि हार्मफुल हैं, हार्मफुल नहीं है, यूजफुल है, वो सभी किल हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा स्टरलाइजेशन, निर्जीवीकरण। देन क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय ईस्ट फर्मेंटेशन। इनमें से कौन है जो कि ईस्ट फर्मेंटेशन के दौरान नहीं प्रिपेयर किया जाता है, ब्रेड, बियर, वाइन और योगर्ट। देखिए ब्रेड में तो ईस्ट पड़ती है, बियर वाइन में भी पड़ती है, योगर्ट में भी कहीं कहीं पड़ती है, बट मैंने सर्च किया तीनों में, आपका चारों में दिखाता है कि ईस्ट पड़ती है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर आया कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस योगर्ट में नहीं डालते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करके, एक ऑप्शन तो आपको टिक करना ही रहेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय ईस्ट फर्मेंटेशन, योगर्ट। बाकी बियर वाइन इन सब में क्या है ईस्ट पड़ती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाकी जो 1 to 25 to 50 क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।